हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 9 साइंस का 9th चैप्टर कर रहे थे। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ना संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ा था, है ना, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस और गति का प्रथम नियम, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये गति का फर्स्ट नियम जो है हमने ये कर लिया था और जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ा। अब हम गति का द्वितीय नियम करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो सेकंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि गति का जो प्रथम नियम है वो हमें बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यानी अगर बल क्या है, संतुलित बल है, तो उसकी वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से ही गतिमान रहेगी। जैसे ही उस पर असंतुलित बाह्य बल लगेगा तो उसके वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। जो वस्तु का त्वरण है ये उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर, यानी त्वरण और बल में संबंध हम इसमें ढूंढेंगे तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं, है ना। यानी बल को मापना, देखो बल को मापना डायरेक्ट मापना संभव नहीं है, बल के प्रभाव को मापा जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वो घायल नहीं होता, है ना। लेकिन गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद, अगर क्रिकेट की गेंद लग जाए तो वो जो प्लेयर है वो क्या हो सकता है, चोटिल हो सकता है ना। तो गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद अगर किसी दर्शक को लगने के बाद, ठीक है ना, उसको क्या कर सकती है, घायल कर सकती है। अगर दर्शक को लगे दर्शक को कर सकती है ना। खिलाड़ी अगर माना उसने वो नी पहन रखे तो उसको भी क्या कर सकती है, वो घायल कर सकती है, गार्ड वगैरह जो होते हैं उसके। तो सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है ना। लेकिन बहुत धीमे धीमे चल भी रहा होगा ना ट्रक, तो भी उसकी व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है ना। तो देखो अब अपन कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, संवेग पे पहुंचने वाले हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा हमने कि यहाँ इसका क्या था, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, वेग कम है ना। लेकिन द्रव्यमान अधिक होने की वजह से उसका संवेग क्या हो गया, अधिक हो गया। गोली के केस में क्या है, भले ही उसका द्रव्यमान कम है लेकिन उसका वेग क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वेग ने उसके संवेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। दो चीजों पर यह डिपेंड करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट उसको किया जाता है, तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है, इसको क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो p बराबर क्या होता है, m इंटू v, ये एक रिलेशन इसमें आ जाता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। ठीक है ना। संवेग का SI मात्रक, इसका द्रव्यमान का तो क्या होता है किलोग्राम और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। ठीक है ना। तो बल और क्या रिलेट हो गए, संवेग रिलेट हो गए, संबंधित हो गए। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करते हैं जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर, है ना, 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है। जैसे कई बार कार की बैटरी खराब होती है तो धक्का मारना पड़ता है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति उसे अचानक धक्का दे दें, तो आपने कभी देखा होगा ना, बस तुम धक्का देके अगर छोड़ दोगे तो स्टार्ट वो नहीं होगी, यानी कुछ देर तक उसे क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, धक्का देके लगातार आगे खिसकाना होता है उसे, फिर वो स्टार्ट हो जाती है।
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, समय भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से ही नहीं होता, बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर भी निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो गति का द्वितीय नियम यह बताता है, जो सेकंड लॉ है हमें ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है ना। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है ना, वो किस पे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होते हैं, यानी जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ठीक है ना। देखो अब इसमें गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, यानी इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है। देखो माना एक m द्रव्यमान की वस्तु है, प्रारंभिक वेग उसका u है, तो प्रारंभिक संवेग p1 क्या हो गया, m गुणा u, है ना। p2 अंतिम संवेग क्या हो गया, माना बाद में उसका वेग जो है ना वो कितना हो जाता है, v हो जाता है, तो mv हो गया। अब संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, यानी अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे तो क्या हो गया, p2 माइनस p1, है ना। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, p2 माइनस, तो mv माइनस mu, m कॉमन ले तो v माइनस u आ गया, है। तो ये तो संवेग में परिवर्तन आ गया। अब अगर दर निकालना है तो t का भाग और दे दो, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गई, किसके समानुपाती होगी, m v माइनस u अपॉन टी। और तुम्हें पता है ये v माइनस u अपॉन टी क्या होता है, ये त्वरण होता है। तो v माइनस u अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a लिख सकते हैं। तो f किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m इंटू a के, है ना। f किसके, अगर आप इसको जब इक्वल के साइन से करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा और k लगा दिया हमने, तो k m v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी, तो k m और v माइनस u अपॉन टी क्या हो गया, a हो गया, तो क्या हो गया, k m a, ठीक है। यहाँ a v माइनस u अपॉन टी वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है, k एक आनुपातिकता स्थिरांक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रम से kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द्रव्यमान का तो kg होता है ना, और इसका त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाए, है ना। तो इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इकाई बल की परिभाषा देखो यहाँ से मिलेगी हमें, F बराबर, बल की परिभाषा कहाँ से मिलेगी हमें, कि इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो 1 किलोग्राम द्रव्यमानी वाली, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है ना। तो वो यानी ये 1 कब आएगा, जब ये 1 हो और ये 1 हो, ठीक है ना, के भी 1 हो, ठीक है ना। तो यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, यानी ये क्या है, इकाई बल हो गया वो, अर्थात इकाई बल बराबर क्या हो गया, k1 kg आएगा बेटा इसमें, है ना, kg किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये k और है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ k का मान 1 हो जाता है, तो k का मान 1 होते ही F बराबर क्या मिल गया, ma। बल का मात्रक क्या मिल गया, मास का तो है किलोग्राम और a का मीटर पर सेकंड, इसके न्यूटन भी बोलते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आइजक न्यूटन के नाम पर है ये, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिल जाती है। तो देखो बल को डायरेक्ट नहीं माप सकते हम, है ना। तो किसी बल लगाया हमने किसी वस्तु के ऊपर, तो हमको उसका द्रव्यमान पता होगा, ठीक है ना, और उसके संवेग में परिवर्तन हम नाप सकते हैं, यानी पहले वो किस वेग से चल रही थी, बाद में उसका वेग क्या हो गया, तो वो वेग तो हम नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, F बराबर m इंटू जब a करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, F मिल जाएगा, m और a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण
तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये सब लोगों ने देखा होगा इस तरह का कि जब क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो जो नौसिखिए होते हैं, जो शुरुआत में अभी अभी खेलना जिन्होंने शुरू किया है, जिनको आइडिया नहीं होता कैसे खेलते हैं, तो वो एकदम झट से पकड़ते हैं उसको, है ना, सीधे सीधे यहीं रोकते हैं बत इसमें, है ना। और ये इस तरह से कब करता है, जो एक्सपर्ट खिलाड़ी होता है, यानी ऊपर पकड़ता है और फिर नीचे लाता है उसको, है ना। तो इस तरह से जो लाते हैं वो एक्सपर्ट खिलाड़ी होते हैं, और ऐसे जो तुरंत पकड़ता है उसको, एक झटके के साथ पकड़ता है, वो नौसिखिया होता है। तो इस नौसिखिए के हाथ में चोट लगने की पूरी संभावना होती है, और ये इसके हाथ में क्या है, चोट नहीं लगती, पीछे की तरफ हाथ लाते हैं। तो अब इसमें बताया गया है ऐसा क्यों करते हैं, हम अभी समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र रक्षक जो फील्डर होते हैं, फील्डर को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? सब लोग देखते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में, यानी देखो क्योंकि पकड़ रहा है वो, पहले वो गेंद किसी वेग से आ रही है, तो उसने क्या किया, गेंद के वेग को शून्य करने में थोड़ा सा टाइम दे दिया उसने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक जो होता है, फील्डर जो होते हैं, वो गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ये टी ज़्यादा हो गया, देखो ये वाला जो भाग में टी था ना, बटे टी, है ना, ये टी का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जब भाग देने वाली संख्या ज़्यादा होती है तो इसका मान कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा। यानी ये हमारे हाथ पे जो टकराने वाला बल है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि टी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर टी उस समय तुरंत पकड़ेंगे तो टी ऐसे समझो आप, जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू तो है 100 है, और माना इसको 1 सेकंड में ही पकड़ा, तो 100/1 करोगे तो 100 न्यूटन का बल आया, है ना। और अगर माना ये ऊपर की चीज़ तो 100 है और इसको पकड़ने में आपने 5 सेकंड लगा दिए, पकड़ के और पीछे तक लाए आपने, तो इसको 5 सेकंड का टाइम दे दिया, इसको ऐसे समझो आप। तो 100/5 यानी 20 न्यूटन। तो सिर्फ जो आप बल, जिस बल से टकराएगी गेंद आपके, वो मात्र कितना रह गया, 20 न्यूटन रह गया। तो 1/5 रह गया कि नहीं रह गया, है ना। तो इस समय की ये भूमिका है इसके अंदर। तो इस प्रकार तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर क्या पड़ता है, कम पड़ता है। देखो इसमें इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, यानी बहुत कम टाइम में ही 0 हो जाएगा उसका वेग। अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में क्या लग जाए, चोट लग जाए, है ना। ऐसे आपने देखा होगा जो ऊंची कूद करते हैं, तो ऊंची कूद करने वालों के नीचे क्या बिछाते हैं, बड़े बड़े गद्दे, मोटे मोटे गद्दे, कुशन बिछाते हैं, है ना। क्योंकि जब वो अगर ज़मीन पर टकराएगा, ऐसे समझो आप, अगर माना गद्दा नहीं है, ज़मीन पर टकराएगा, तो टकराते ही तुरंत उसका वेग शून्य हो गया कि नहीं हो गया, तो टी बिल्कुल कम रहा उसका। और गद्दे, मोटा गद्दा है तो उस गद्दे में टकरा तो गद्दा फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, गद्दा मोटा है तो वो नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये समझोगे आपके 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड भी बढ़ गया, तो जब भाग देने वाली संख्या 2 या 3 हो जाएगी 1 के बजाय, तो 1/3 या 2/3 रह जाएगा नहीं, यानी 1/2 या 1/3 रह जाएगा ना बल जो है वो, है ना। तो ये इसकी भूमिका होती है। तो ऊंची कूद वाले मैदान में, जो ऊंची कूद के मैदान होते हैं, खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है ना। तो ऐसी बालू क्या होती है, वो नीचे जगह छोड़ देती है वो, ठीक है ना। तो समय थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसे। तो ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो छलांग लगाने के बाद गिरने का समय जो है वो बढ़ जाए उससे। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। तो देखो बेटा, जो कराटे प्लेयर होता है ना, वो क्या है, बहुत तेजी से मारता है, इतनी तेजी से मारता है, यानी उसको टाइम जो है वो उसको 0 करने की कोशिश करता है विद इन नो टाइम। ऐसे हालांकि 0 नहीं हो सकता टाइम, है ना, यानी वो इतनी जबरदस्त तरीके से चोट मारता है ना। तो टाइम कम होगा, है ना, तो उतना ही क्या होगा, उस बल का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो इसीलिए वो एक बर्फ की सिल्ली को क्या तोड़ देता है, झटके से तोड़ देता है। ठीक है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र, इससे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं
द्वितीय सूत्र समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त, यानी इस सेकंड, ये सेकंड हो गया ना F बराबर ma, इससे हम फर्स्ट नियम को भी समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखो कि F बराबर ma है, तो F बराबर क्या हो गया m, और a क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना, ये क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो f गुणा t क्या हो गया m v माइनस एम यू। ठीक है, अब अगर f 0 है ना, तो एम वी बराबर क्या हो जाएगा एम यू हो जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतरण कर दोगे ना तो किसी समय t पर v बराबर क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अर्थात बल 0 है, नेट बल 0 है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होगा समान होगा। तो अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी अवस्था में रहेगी, और अगर एक समान वेग से गति कर रही तो एक समान वेग से ही गति करती रहेगी। तो ये जो दूसरा नियम है, इसका जो फॉर्मूला F बराबर जो ma है, ये फर्स्ट नियम की भी व्याख्या कर देता है। ठीक है ना, इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु किस में रहेगी विरामावस्था में रहेगी। तो यही क्या होता है गति का प्रथम नियम होता है ना। तो ये हमारा गति का प्रथम नियम वो द्वितीय नियम हो गया। अब अपन आते हैं गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इसमें देखो आपको सबको पता होता है ना, कि क्रिया की क्या होती है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की थी, जैसे इसमें देखो ये चित्र समझा रखा है आपने, है ना। जैसे ये बंदूक है, ये क्या है एक बंदूक है, तो कभी आपने नोट किया होगा कि जैसे इसको बंदूक को चलाते हैं तो गोली तो आगे की तरफ निकलती है, तो बंदूक पीछे की तरफ आती है। जैसे आपने वो खिलौना मेले के अंदर वो फोड़े होंगे, आपने गुब्बारे फोड़ते हैं, तो उस समय भी आपने नोट किया होगा कि जैसे ही वो उसमें से वो निकलता है, वो लोहे का वो छर्रासा जो होता है वो निकलता है, वो तो आगे जाता है तो पीछे की तरफ झटका मारती है वो, है ना। तो आगे की तरफ तो क्या हो रही है क्रिया हो रही है, और ये पीछे की तरफ क्या हो रही है इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे ही देखो ये इस नाव में से यहाँ इस पे आ रहा है, कूद रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे आ रहा है व्यक्ति, तो जैसे ही क्या ये इस पे कूदेगा तो इसकी पीछे की तरफ जाएगी, यानी ये आगे की तरफ आ रहा है, नाव किधर खिसक रही है पीछे की तरफ खिसक रही है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो ये एक क्रियाकलाप दिखा रखा है इसमें कि ये दो क्या हैं, ये इस तरह के व्हील लगे हुए प्लेटफॉर्म हैं ये, तो ये इसको जैसे ही इसको देगा तो देखो ये किधर खिसकेगा पीछे की तरफ खिसकेगा, ये किधर खिसकेगी ये, है ना, इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो विपरीत जो है ना क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी ये इधर की तरफ खिसकेगा और ये किधर खिसकेगी इधर की तरफ खिसकेगी। ठीक है, तो ये क्या चीज है गति का तृतीय नियम, है ना। इसको हम पढ़ते हैं। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा तो पहले नियम में तो क्या देखा हमने कि जब उस पर असंतुलित बल कार्य करता है, गति का पहला नियम क्या बताता है कि जब असंतुलित बल कार्य करता है तो उसकी स्थिति में क्या होता है परिवर्तन होता है। अगर बल संतुलित है तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी, स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, एक समान चाल से चलेगी एक समान चाल से चलेगी, है ना। अगर बल क्या है नेट बल 0 है, और जैसे ही नेट बल 0 नहीं है, बल लगा, बल का मान पे हो गया कुछ, ठीक है ना, तो फिर वो गति करने लग जाती है। ये तो पहले नियम से हो गया। फिर दूसरे नियम में क्या देखा हमने कि बल को मापें कैसे, तो बल को डायरेक्ट नहीं माप सकते, बल के प्रभाव को नाप सकते हैं। तो बल का एक प्रभाव नापने का क्या F बराबर क्या निकल के आ जाता है m इंटू ए, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकंड जो है वो हमको बल को मापने की विधि दे देता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, सेम चीज है ना। यानी आप किसी दीवार को धकेल रहे हो, माना 10 न्यूटन के बल से आप दीवार को धकेल रहे हो, तो दीवार भी आप पे वापस 10 न्यूटन का बल लगा रही है, ठीक है ना। अगर दीवार क्या है स्थिर अवस्था में है तो, है ना, ठीक है, तो तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये बल दोनों बल जो है परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं सदैव समान, लेकिन दिशा क्या होती है उनकी विपरीत होती है, लेकिन दिशा उनकी विपरीत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होता है, कपल होता है बल, फोर्स यानी अकेला नहीं लगता कभी भी, है ना, जोड़ा होता है फोर्स का, इसीलिए उसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। अब आप ऐसा नहीं भाई ये क्रिया है और ये प्रतिक्रिया, कोई से को भी क्रिया मान सकते हो, किसी को भी प्रतिक्रिया मान सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जो लगाते हैं वो क्रिया मान लेते हैं और जो लगता है वापस से वो प्रतिक्रिया मान लेते हैं हम, है ना। तो ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते और ये कभी एक पर कार्य नहीं करते,
है ना। जैसे दीवार पे आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो आप किस पे लगा रहे हो, दीवार पे, और दीवार वापस 10 न्यूटन का किस पे लगा रही है, आप पे लगा रही है। तो ये हमेशा दो विपरीत, दो अलग अलग वस्तुओं पे बल लग, जैसे वो था अभी व्यक्ति जो है ना कूदा था उसमें से, नाव में से, तो उसने किस पे लगाया था, नाव पे लगाया था, तो वो नाव आगे की तरफ धकेली थी ना, नाव ने उसको आगे की तरफ धकेला, ठीक है ना। तो ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से कई बार टकरा जाते हैं, है ना। जो अनोदर टीम होती है उसके खिलाड़ी से क्या होता है, टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों को ही चोट लगती है। ऐसा थोड़ी कि एक को ही चोट लगती है, दोनों को ही चोट लगती है, ठीक है ना। लेकिन हमको हमारी चोट दिख जाती है, दूसरे की नहीं दिखती है, ठीक है ना। थप्पड़ भी मारते हैं ना किसी के अंदर तो हमारे उसके भी चोट लगती है और हमारे हाथ में भी क्या होता है, दर्द होता है, लेकिन हमारा जो अभिमान होता है हमारा, वो हमको ऐसा महसूस नहीं करने देता है। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है, सिंगल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। बल हमेशा किससे लगता है, जोड़े से लगता है, पेयर में लगता है, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया या प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स इन्हें कहा जाता है। अब इसमें एक दिखा रखा है, देखो, है ना, कि इधर ये एक्सपेरिमेंट है कि इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस है, वो होती है ना नापने वाली तुला जो होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक को इधर फिक्स कर दिया और दूसरे को आंकड़े में ऐसे फंसा के तो इसको खींचा है ना। तो जितना इस पर जो रीडिंग शो होती है उतनी ही रीडिंग इस पर शो होती है ना। तो एक तरह से ऐसे समझो आप कि ये इस पे हम बल लगा रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। और ये किसको खींच रही है, इस वाली को खींच रही है, ठीक है ना। देखो 3 कांटेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, एक हमारा और इसका हो गया, एक इसका और इसका हो गया, ठीक है ना, और एक यहाँ पे हो गया लास्ट में, है ना। 3 हुए कि नहीं, देखो एक कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया, दूसरा कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया और तीसरा कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे समझो देखो कि हम इसको खींच रहे हैं, है ना, तो ये वापस हमारी उंगली को खींच रही है, ठीक है ना। फिर ये वाला जो है इसको खींच रहा है, इस वाली को इधर की तरफ खींच रहा है, ये जो क्या कर रही है, इसको इधर खींच रही है। फिर ऐसे ही ये जो दीवार में लगी हुई है तो ये जो है ये इसको इधर की तरफ खींच रही है, और है ना, और दीवार इसको किधर की तरफ खींच रही है, फिर इस तरफ खींच, तभी तो ये क्या है, बैलेंस स्थिति में बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये तुला का एक प्रयोग दिखा रखा है इसमें। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगा, ये फ्री सिरा, फ्री एंड, मुक्त सिरा मतलब फ्री एंड जो है उसका, मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक मान दर्शाती हैं। अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी द्वारा तुला ए पर प्रयुक्त बल के परिमाण में क्या होता है, समान होता है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक क्रिया और दूसरा प्रतिक्रिया बल कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, क्या है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत अच्छा से समझा रखा है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। माना कि आप विश्राम अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। आप विश्राम अवस्था में थे और आपने किस पे चलना शुरू किया, सड़क के ऊपर आपने चलना शुरू किया। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है, पेशीय बल है, मस्कुलर फोर्स है ये, जो आप सड़क पर लगाते हैं। क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, नहीं, है ना। हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं, हम आगे खिसकते हैं। फिर यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते, है ना। अब जैसे आप सोचो, आप पृथ्वी को धकेल रहे हो,
है ना, पृथ्वी आपको धकेल रही है, तो किस में त्वरण उत्पन्न हो रहा है? आप में तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पृथ्वी में तो नहीं हो रहा ना। पृथ्वी को थोड़ी धकेल सकते हो। पृथ्वी क्यों नहीं धकेली जा रही बताओ? क्योंकि यानी धकेल तो रहे हो आप, लेकिन उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। द्रव्यमान जो है उसका क्या है? आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप में तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं होता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, रिकॉल होती है। ठीक है, रिकॉइल होती है ये। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी क्या होता है? कम होता है ना। तो गोली जितनी तेजी से जाती है उतनी बंदूक नहीं आती पीछे। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। देखो ये मैंने समझा दिया था, ये भी आपको मैंने समझा दी थी। एक क्रियाकलाप इसमें, एक ये और है, देखो है ना, एक ये बैलून है ना, तो इसमें जैसे ये हवा भरी हो रही, इस पर एक क्या कर देते हैं, ये धागे में से एक स्ट्रॉ में से धागा निकाल देते हैं और इस तरह से बांध देते हैं, दोनों सिरों पर फिक्स कर देते हैं। और फिर जब इसको खोलते हैं, इसके मुंह को, है ना, इसके मुंह को क्या करते हैं? खोलते हैं। तो देखो हवा किधर की तरफ निकलती है? इधर की तरफ, ये डायरेक्शन में निकलती है हवा इधर, और ये किधर मूव करता है? फिर इधर की तरफ मूव करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसमें लगता है। ऐसे देखो एक ये यहाँ दिखा रखी है कि एक कोई इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं, और ये कॉर्क लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है? कॉर्क लगी हुई है। ठीक है ना, और जब इसको गर्म करते तो इसमें जो द्रव है ये क्या करेगा? पिघल, वो होगा, क्या नाम है, बाष्पीकृत होगा। तो इसमें प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर से क्या होगा? ये जो कॉर्क था इसका, ये इस दिशा में भागेगा, निकलेगा ना इसमें से, है ना। और ये जो परखनली है ये किस दिशा में जाएगी? ये इस दिशा में, विपरीत दिशा में जाएगी। इसका वेग ज़्यादा होगा, लेकिन इसका वेग क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। कॉर्क का द्रव्यमान क्या है? कम है। तो ये कॉर्क जो है ज़्यादा तेजी से निकलेगा, और ये जो परखनली होगी ये पीछे की तरफ जो आएगी ये कम वेग से आएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये है देखो, संवेग संरक्षण, सॉरी है ना, क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संरक्षण नहीं, संवेग संरक्षण। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो देखो माना दो वस्तुएं ए और बी जिनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है। दो वस्तु ले ली हमने, है ना, एक का एम ए है और एक का एम बी है, जैसे ये है ना, ये एम ए है और ये क्या है? एम बी है। ये एक ही सरल रेखीय दिशा में, है ना, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग यू ए और यू बी से गति कर रही है ना। इसका वेग यू ए है और इसका वेग क्या है? यू बी है, प्रारंभिक वेग इनका, है ना। तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है ना। ये मान रहे हैं कि घर्षण क्या है? 0 है। ठीक है, माना यू ए ग्रेटर देन यू बी। यू ए जो नहीं, ए वस्तु का जो वेग है ये बी वस्तु के वेग से क्या है? ज़्यादा है, और एक ही दिशा में जा रही है, तो नेचुरली ये इससे टकराएगी जाके। कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका वेग इससे क्या है? ज़्यादा है, तो ये इससे टकराने वाली स्थिति दिखाई गई है। तो जैसे ही ये ए इस बी से टकराएगी, देखो ए बी पे बल लगाएगी, और फिर उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप बी किस पे लगाएगी? ए पे लगाएगी। तो देखो इसने ए पे बी पे लगाया, जो बल लगाया वो एफ ए बी कहलाया, और बी ने प्रतिक्रिया बल जो लगाया ए पर वो एफ बी ए कहलाया। देखो, और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। ठीक है ना। और फिर टक्कर के बाद में फिर माना इसका वेग जो है ए वाली वस्तु का, जिसका द्रव्यमान एम ए है, उसका वेग वी ए हो जाता है, और टक्कर के बाद जो एम बी द्रव्यमान वाली जो वस्तु, उसका वेग क्या हो जाता है? एम बी हो जाता है ना, वी बी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो, माना कि टक्कर का समय टी है, इस क्रम में गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है, तथा गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और गेंद बी का जो वेग है वो वी ए और वी बी हो जाता है ना, जैसे इसमें सी में दर्शाया गया है। तो अब आप देखो, ये समीकरण 9.1 से गेंद ए का संवेग जो होता है, संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है कि नहीं होता है ना। तो
गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और बाद में, तो टकराने से पहले तो क्या हो गया, एम ए यू ए हो गया, द्रव्यमान इंटू वेग, तो प्रारंभ में वेग द्रव्यमान तो सेम रहेगा दोनों केसेस में, एम ए ही रहेगा, प्रारंभ में इसका वेग यू है और बाद में इसका वेग क्या हो गया, वी ए हो गया, ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर या एफ ए बी टकराने के समय क्या होगी, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, एम और संवेग परिवर्तन की दर तो एम वी ए माइनस एम यू ए बटे टी, है ना। देखो ये प्रारंभिक संवेग है, ये इसका अंतिम संवेग है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, तो एम ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, वी ए माइनस यू आ गया, और दर के लिए क्या कर देंगे, बटे टी कर देंगे, टी का क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एफ ए बी हो गया, क्या मिल गया हमको, क्योंकि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, ये है ना। तो एफ ए बी क्या हो गया, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। उसी तरह गेंद बी के संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, गेंद बी का प्रारंभिक वेग क्या था, यू बी था, है ना, और अंतिम वेग क्या हो गया, वी बी हो गया, ठीक है ना। तो इसके संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है ना। तो ये आ गया, देखो इसका गेंद वी के संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, एम वी वी बी माइनस एम वी यू बी, ठीक है ना। तो एम वी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस यू बी हो गया, और फिर दर क्या हो जाएगा, दर में टी का भाग लग जाएगा, और ये क्या होगा, एफ बी ए होगा, ठीक है ना। तो हमको एफ ए बी मिल गया, ये तो क्या हो गया, एफ ए बी हो गया, और ये क्या हो गया, एफ बी ए हो गया, ठीक है। अब गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद ए जितना बल बी पे लगाएगी, एफ ए बी जो होगा उतना ही गेंद बी के द्वारा ए पे लगेगा, और वो क्या होगा, एफ बी ए, एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे, यानी एफ ए बी क्या होगा, एफ बी ए के बराबर तो होगा लेकिन विपरीत होगा, नहीं माइनस में हो गया। तो हमने ये तो हमारा क्या था, एफ ए बी था, और ये क्या है, एफ बी ए है, तो ये एफ ए बी है और ये एफ बी ए, तो यहाँ माइनस आ गया कि नहीं आ गया, तो जब इसको पक्षांतर करोगे तो इधर की तरफ आ जाएगा ये, है ना, और टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमको, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बरा, और प्लस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी वी बी और माइनस एम वी यू बी, और फिर जब इसका पक्षांतर करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी हमको, है ना। क्या मिल गया कि एम ए यू ए प्लस एम वी यू बी, यानी प्रारंभिक संवेग, ये क्या चीज़ है, प्रारंभिक संवेग है, और ये क्या है, अंतिम संवेग है, टक्कर से पहले का, टक्कर से पहले का दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, टक्कर के बाद के दोनों वस्तु, क्योंकि देखो ये एम ए यू क्या है, वस्तु जो ए है, जो बॉल ए है उसका प्रारंभिक संवेग है, ये क्या है, बॉल बी का प्रारंभिक संवेग है, तो टक्कर से पहले जो दोनों का कुल संवेग है टक्कर के बाद के दोनों के कुल संवेग के क्या है, बराबर है। तो ये एम ए वी ए क्या है, टक्कर के बाद में वस्तु ए का संवेग है, और एम वी 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 क्या है, उसका टक्कर के वस्तु वी का बी का टक्कर के बाद का, तो ये निकल के इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन हमको प्राप्त हुआ। तो क्या है ये कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर, तो अर्थात क्या हुआ, संवेग संरक्षित होता है, क्या होता है, संवेग संरक्षित होता है ना। तो ऐसे समझो कि अगर माना इनमें से एक मोटी है और एक क्या है, छोटी है वस्तु, तो जैसे मोटी छोटी वाली को टकराएगी, है ना, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये द्रव्यमानों पर भी निर्भर करेगा और इसके वेगों पर भी निर्भर करेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभिक संवेग, टक्कर से पूर्व जो है इन दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, दोनों स्थितियां क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो ये यही चीज़ इसको एक्सप्लेन बताया गया है, समझा दिया है कि टकराने से पहले गेंद ए और गेंद बी का कुल संवेग ये हो गया, टकराने से पूर्व का संवेग है ये कुल संवेग एम ए यू ए प्लस एम वी यू बी, तथा टकराने के बाद का कुल संवेग एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी है ना। तो समीकरण से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, ये आइडियल कंडीशन है, हमने क्या माना है कि इन पे और कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, ना कोई घर्षण का बल है, ना हवा का बल है ना, ठीक है ना, कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तो दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता है, या कुल संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है ना। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य
न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस वीडियो में हमारी आपकी जो इसकी जो थ्योरी है सेकंड गति के द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम इसकी और संवेग संरक्षण का नियम, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अभ्यास के जो प्रश्न हैं ये वाले है ना, 1 2 3 4, फिर ये 12 प्रश्न इसमें, 18 प्रश्न यहाँ तक, और ये अतिरिक्त अभ्यास के भी हैं 4 प्रश्न, तो इनको हम करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।